एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद टकराव जीत का में बहुत बड़ा मैच हो गया भाई। हम तो इस मैच को बहुत ही बिल्कुल ही गर्दान नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एक और बड़ा अपसेट, साउथ अफ्रीका 207 पर आउट हो गई और एक टाइम पे लग रहा था नीदरलैंड शायद 150 भी ना कर पाए, क्योंकि जिस तरह से नीदरलैंड के प्लेयर्स गिरते जा रहे थे। 102 रन पर 5 खिलाड़ी घर चले गए थे। एडवर्ड्स की 78 और उसके बाद इनिंग कमाल की रही। और मैं कहता हूं कि एक विनिंग जील नजर आई है मुझे आज नीदरलैंड्स में भी। अफगानिस्तान ने रास्ता खोला छोटी टीम्स का कि जी यूं जीतते मैच, कोई बात नहीं, अगर सामने इंग्लैंड जैसा डिफेंडिंग चैंपियन है तो रुलते गए हैं, पर चस बड़ी आई है। कमाल का मैच हुआ और मज़ा आ गया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा एक चांस बन गया है कि पाकिस्तान अब कॉन्फिडेंस के साथ खेले, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और फुल तैयारी के साथ अफगानिस्तान के साथ भी खेले, ताकि हमें ये रहे कि यार पाकिस्तान अब इतनी बुरी टीम नहीं है भाई। नीदरलैंड से हम 81 रन से मैच जीते थे, तो सारे कह रहे थे नहीं यार आपको तो पता नहीं 150 रन से जीत जाना चाहिए था। मैं उस दिन भी कह रहा था कि 81 रन बहुत अच्छे रन है। चलें जी, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन आज हमें बहुत स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया, हमारे आपके सबके बहुत फेवरेट, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का। और अगर मैं ये कहूँ कि साइंटिस्ट हैं रिवर्स स्विंग के, वो पहला आदमी जिसने दुनिया में रिवर्स स्विंग की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स हैं सरफराज नवाज साहब के, और बहुत क्रिकेट में उनका नाम और बहुत रिस्पेक्टिव शख्सियत क्रिकेट की हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। काशिफ शबीर साहब, अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पैनलिस्ट। सरफराज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और जो दोस्त बैठे हुए हैं इनको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज साहब, सर इससे पहले कि मैं मैच पे कोई बात करूं, मैं शुरू से एक चीज आपसे जानना चाहता था। ये रिवर्स स्विंग आपके जहन में आइडिया आया कैसे, ये हुई कैसे? आप तो पहले आदमी हैं, कभी इससे पहले रिवर्स स्विंग ना सुनी ना देखी किसी ने। आप साइंटिस्ट ऑफ रिवर्स स्विंग है, ये कैसे हुआ सर? बस ये देखें, पहले तो पंजाब के अंदर या लाहौर में मैचिंग पिचें होती थी, वहाँ पे मेरा गेंद इन कट होता था। तो फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता गेंद तरफ से गेंद को शाइन किया और वो ज़्यादा मूव हो गया। तो उसके बाद फिर बात डेवलप किया। वहाँ पे एक डॉक्टर फ़र्क थे लाहौर जिमखाना में, उनसे भी मैंने मशवरा किया। उन्होंने भी कहा कि ऐसे रिवर्स स्विंग हो सकती है। तो उसके बाद फिर 440 हुआ, आगे बढ़ते गए रिवर्स स्विंग के साथ। फिर देखते देखते ये फिर लाहौर में भी काफ़ी देर के बाद मैंने लोगों को बताया। पहले इमरान को बताया, उसके बाद इमरान ने पास ऑन दूसरों को किया। तो उसके बाद फिर जाके ये टीम को पूरी को पता चला कि कुछ टेस्ट मैचों के बाद 74 में, मैं बताऊं कहूँगा कि 74 के बाद पूरी टीम को फिर मैंने बताया कि ऐसे रिवर्स स्विंग होता है और ये इससे आप टीम की बेहतरी भी हो सकती थी। और इमरान को बड़ा शौक था ये कि मेरा गेंद स्विंग होता है, उसका नहीं। तो उसको फिर मैंने सिखाया नेट्स के अंदर इन वेस्ट इंडीज। जी वाह, देखें जी काशिफ शबीर साहब, हम लोग हमेशा सोचते थे रिवर्स स्विंग कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, तो भाईजान ऐसे शुरुआत हुई। पूछना चाहे तो सरफराज साहब से आप सवाल कर सकते हैं सर। सरफराज साहब, ये जो आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, ये लगता है स्विंग भूल गए हैं। क्या टेक्निक में कोई फ़र्क आ गया है, क्या कोई तैयारी में फ़र्क आ गया, या कोचेज़ का फ़र्क है? कहाँ हम लैक कर रहे हैं जो हमारी ये स्विंग ख़त्म हो गई है? देखें, कोचेज का तो मैं नहीं कहता कोई फर्क होगा। कोचेज ने बताना क्या है, बगैर इन कोचों के भी ये रिवर्स ये कन्वेंशनल स्विंग करते रहे हैं। अफरीदी खान तलबा चाइना अफरीदी जो है, उसका गेंद इन डिप होता था और यॉर्कर नुमा अच्छी लाइन पे गेंद वो करते रहे हैं। तो वो तो कोचों का उसमें तो तल्लक ही नहीं है। कोच तो ऐसे एक गिमिक रखा हुआ है जी, कोच है कोच है। आप पाकिस्तान की टीम को आप देख लें, जो फास्ट बॉलिंग है, नसीम शाह अनफिट हुआ है, उसके बाद जैसे आपने कहा है कि स्विंग भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब कोच कहाँ गए, बताए ना इनको कि ये स्विंग ऐसे करना है। तो ये बॉलर के ऊपर अपने ऊपर ही होता है कि उसने कैसे स्विंग करना है। उसमें फिर कंडीशन भी आ जाती हैं, मौसम कैसा है, हवा कैसी है। तो ये सारी चीज़ें मिल के कॉन्फर होता है स्विंग के लिए। जी
पूछे सर। सर ये बताएं कि आपके दौर में जैसे नॉर्मली 50 ओवर की क्रिकेट T20 तो उस टाइम थी नहीं, तो एक बॉल यूज़ होती थी, तो अब जो दोनों तरफ से नई बॉल्स यूज़ होती हैं, इससे भी फ़र्क पड़ जाता है सर स्विंग और सीम और रिवर्स स्विंग के हवाले से? देखें, ये जब पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग शुरू की है, एक गेंद लगता था तो 20-25 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग शुरू हो जाती थी, बाकियों को पता नहीं था। उसके बाद फिर गोरों ने और सब ने मिलकर ये फैसला किया कि 2 गेंद कर लें। पहले एक ही गेंद लगता था, फिर 2 गेंद, एक गेंद आइदर साइड से, नए गेंद 2 इस्तेमाल होते थे ताकि ये उसका तोड़ निकाला जाए कि पाकिस्तान जो रिवर्स करती हैं उसको कैसे हमने न्यूट्रलाइज करना है। तो उसके बाद फिर ये मामले चले हैं। तो अब जो रिवर्स स्विंग का मामला है, तो T20 में भी अब रिवर्स स्विंग आ जाती है आखिरी 5-6 ओवरों में। अगर पिच ड्राई हो, आउटफील्ड ड्राई हो, कंडीशन ऐसी हो, तो गेंद जल्दी पुराना भी हो जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के ज़्यादातर जो बॉलर हैं वो रिवर्स स्विंग के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि रिवर्स स्विंग, जैसे हारिस है वो आखिर में आके चेंज पे आता है बॉलिंग करने। तो लेकिन जो शाहीन अफरीदी है वो नए गेंद के साथ उसकी कन्वेंशनल स्विंग होती है, लेकिन आजकल गॉड नोज क्या हुआ है, इंजरी है या क्या है, उस तरह की स्विंग देखने में नहीं आ रही। जी सरफराज साहब ये बताएं, हम आपकी बात बिल्कुल ठीक, कन्वेंशनल स्विंग कर लेता है, सारा कुछ ठीक, लेकिन आपको नहीं लगता सर एक बॉल पे फंस के रह गया है, सिर्फ एक इन स्विंगर पे वो, हालांकि उसके पास वैरायटी है, सारा कुछ कर सकता है और वो करता भी था, लेकिन वो एक बॉल पे फंस के रह गया। वो जो रोहित शर्मा को आउट किया, तो फिर ये तो पकड़ा जाता है ऐसे तो बॉलर अगर एक ही बॉल करता रहे। देखें, ये जो बॉलिंग वो पहले करता रहा है, तो जो दुनिया के बैट्समैन अराउंड हैं उन्होंने इसकी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, सारा इसको विजुलाइज किया होगा कि कहाँ से गेंद स्विंग होता है, कैसे होता है, उसको फिर काउंटर कैसे करना है। तो एक ये भी चीज़ है ना, शुरू में बैट्समैन को ध्यान नहीं होता, वो ऐसे ड्राइव करने की कोशिश करता है, गैप बन जाता है, तो इस तरह वो फिर अफरीदी को फ़ायदा मिलता रहा है। अब वो काफ़ी केयरफुल हो गए हैं कि 1-2 गेंद बेशक मेडन भी खेल लें, ओवर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उसका जो रिवर्स स्विंग होता है, नया गेंद कन्वेंशनल स्विंग, उसको कॉन्फर करना है, और वो आराम से अब निगोशिएट कर लेते हैं। जी जबरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा सरफराज साहब से पूछूंगा कि इस वक्त हमारी टीम को कहाँ देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि आगे आने वाले मैचेस में हमारी टीम किस तरह खेलेगी। इंडिया के साथ एक बैड लक हो गया, लेकिन ये भी पूछूंगा कि हमेशा क्यों होता है, हर वर्ल्ड कप में क्यों होता है, बड़े बड़े नाम भी इंडिया से जितवा नहीं पाए, तो क्या रीज़न है, हम साइकोलॉजिकली उनसे डरते हैं या क्या हो जाता है हमें वर्ल्ड कप का सुन के। हालांकि बायलैटरल में तो हमने रिकॉर्ड्स के ढेर लगा रखे हैं, इंडिया हमसे पीछे है। चलें जी वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। लेजेंडरी फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर और रिवर्स स्विंग के साइंटिस्ट सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ शबीर और अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं अपनी बॉलिंग पर, बैटिंग पर, स्ट्रेंथ पर, नीदरलैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस पे। सरफराज साहब मैच देखा नीदरलैंड्स वाला, इत्तेफाक हुआ मैच देखने का? पूरा मैच देखा मैं। सर क्या जीता है नीदरलैंड, और क्या हुआ है सर साउथ अफ्रीका को आज बिल्कुल बेबस दिखाई दी है। वह पता नहीं, 140 पे 7-8 आउट थे और 240 और कर गया रन, एकदम ही वो 78 उनका कैप्टन कर गया आखिर में आके, तो वहीं पे सारा फर्क पड़ा। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा स्कोर तो नहीं था, पिच भी आसान थी, लेकिन इनकी बैटिंग ऐसे खेली है जैसे बड़े कैजुअल खेले हैं, और शुरू में जैसे आउट होते रहे हैं, आउट होने वाले गेंद भी नहीं थे, ये पीछे हट के वो बैक फुट पे ना फ्रंट फुट पे, इस तरह की जैसे पाकिस्तान के बैट्समैनों ने कुछ शॉटें ऐसी खेली थी, ये भी वैसे ही उसके नक्शे कदम में चले हैं और आउट हुए हैं। तो उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि एक स्टेज पे थोड़े संभले थे, लेकिन उसके बावजूद स्कोर काफ़ी बड़ा था, और उसके जो जल्दी में प्लेयर आउट हुए हैं वो कोप नहीं कर सके। और उसके साथ जो नीदरलैंड है उनकी बॉलिंग में कहूँगा बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग थी, उनके कैप्टन ने उन बॉलिंग को बड़ा, बॉलरों को अच्छा इस्तेमाल किया, और ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि एक दफ़ा फिर पहले भी T20 में लास्ट टाइम इनको हराया था,
और अब फिर वही मामला इनको फिर हरा दिया है 50 ओवर के मैच में। तो अब एक और बात है कि जैसे इंग्लैंड हारा है अफगानिस्तान से, तो ये वाइड ओपन जो वर्ल्ड कप हो रहा है कि तीसरी चौथी पोजीशन पे कौन आएगा। जी काशिफ साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि हमने देखा है माजी में भी कि साउथ अफ्रीकन जो है ना वो चेज़ करने में थोड़ा मुश्किल होती है उनको, और उनको जितनी दफ़ा पाकिस्तान ने हराया हमेशा जब वो चेज़ करने गए तो वो चेज़ नहीं कर सके, पाकिस्तान ने डिफेंड किया। नीदरलैंड ने जो T20 हराया उसमें भी वो डिफेंड नहीं कर सके, नहीं चेज़ कर सके साउथ अफ्रीकन। आज भी वही साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है। ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई है वैंडर डूसन की बैटिंग से, मार्करम की बैटिंग से और क्लासन की शॉट उधर से। भी तो वेंडर मर्फ था ना साउथ अफ्रीका। नहीं, लेकिन जो तो उसकी बहुत bowling से मुझे ही बड़ी- डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग की है, बैटिंग की है वैंडर डूसन, क्योंकि इतना बड़ा बैट्समैन, पूरी टीम आप पे रिलाई करती है। मार्करम इतना कैजुअल गया, इतना हालांकि स्लो फॉर्म गया, में फॉर्म मतलब लगी बहुत स्लो गया उस गेंद के ऊपर जब जाना चाहिए था। मिलर इतना अच्छा खेल रहा था, बहुत लूज शॉट मारी, क्रॉस खेल सर गया। उससे पहले कैच भी छुटा है मिलर का वेंडर मर्फ चले की वो बॉल तो पर। मिल गया, उसके बाद हो गया। चांस के बाद तो सही खेल रहा हाँ, था। लेकिन ये है कि इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम ये है कि आप ऊपर के एक दो बैट्समैन आउट करके उनको प्रेशर में लेकर आए, बोर्ड का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। अगर आप उनको प्रेशर में लेकर आए तो वो कोलैप्स होने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इसका अच्छा जी, मतलब अबू है। बकर साहब। देखिए साउथ अफ्रीका वन द टॉस, और जिस तरह स्क्रिप्टेड था इस पूरे वर्ल्ड कप में कि पहले बॉलिंग करें और उसके बाद चेज़ करें और जीत जाएं, आज वो थीम जो है वो बिल्कुल नल एंड वाइड नज़र आई और नीदरलैंड्स ने उनको बिल्कुल पिछाड़ के रख दिया। और दूसरा ये कि जो एक ये कहा जाता है कि एसोसिएट टीम्स या छोटी टीम्स, तो ये मिथ भी आज शायद ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है कि बस हमें इस चीज़ को इस तरह लेना चाहिए कि टॉप 10 टीम्स जो हैं वो वर्ल्ड कप में compete कर रही हैं, कोई भी छोटी टीम नहीं है यहाँ पर। इट्स द मैटर ऑफ डिफरेंस के अगर यही टीम्स नीदरलैंड्स, अफगानिस्तान, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा बायलैटरल सीरीज़ अगर दें और ये इनको दूसरी नेशंस के साथ खेलने का ज़्यादा मौका मिले तो ये शायद नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक बिल्कुल उस लेवल पर हों जिस लेवल पे आज न्यूजीलैंड ये साउथ बात अफ्रीका सही। को देख रहे हैं। ये बात सही। सरफराज साहब, सर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्या इशू देख रहे हैं इनके साथ? इंग्लैंड भी बिल्कुल ही आउट ऑफ टच या आउट ऑफ कलर दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया ने मैच तो जीत लिया है लेकिन 5 खिलाड़ी उसमें भी लूज कर दिए थे। देखें, दोनों टीमों को अगर देखा जाए तो इनके पास स्पिनर ही नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर स्पिनर ज़्यादा कारआमद हैं और जिनके पास अच्छे स्पिनर हैं उनकी फिर फास्ट बॉलिंग भी कामयाब हो जाती है बाद में। तो स्पिनर का होना बड़ा ज़रूरी है। अब इंग्लैंड के पास देखें, मोइन अली है, वो उसकी उंगली खराब थी पिछले टेस्ट मैचेस में भी, आप देख लें वो बॉलिंग ही नहीं करा सका। उसके बाद वो स्टोक का दोस्त है इसलिए उसको टीम में रखा हुआ है। अब बैटिंग में भी मेरा ख्याल है उसकी जो शॉट्स हैं 6 बड़े कम होते हैं और मिड विकेट पे वो ऊंचा मार के आउट हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, उनके पास जो उन्होंने रखा हुआ है ग्रेट ऑलराउंडर लिविंगस्टन, वो भी ऐसे बॉलिंग जैसे कीची मीची बॉलर नहीं होते कि 2 ओवर 4 करा लो 5 करा लो, उसके बाद उसकी बैटिंग भी ख़त्म हो गई है। तो ये 2 लाइबिलिटी जो वो लेके आए हैं, इनकी जगह अच्छे स्पिनर हों, उसके अलावा उनके पास स्पिनर इंग्लैंड के पास है ही नहीं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के पास देख लें, मैक्सवेल अब रेगुलर बॉलर तो है नहीं, उसको अब यूज़ कर रहे हैं। उसके पास जम्पा इज द मेन बॉलर और उसने आउट किए हैं तो मैच जीते हैं ये। तो इस तरह मैं कहूँगा कि स्पिनर जिसके पास अच्छे हैं दे आर डूइंग बेटर। और पाकिस्तान का भी यही हाल देख लें कि स्पिनर पाकिस्तान का क्या है, कुछ भी नहीं। और उसके बाद ये आपने जो फास्ट बॉलर भी आपके नसीम शाह के ख़त्म होने से फास्ट बॉलिंग भी कमज़ोर होगी। तो ये ऑलराउंड यही मामला चल रहा है ऐसी टीमों अच्छा के साथ। सरफराज साहब, शादाब समझते हैं कि शादाब की जगह पर उसामा मीर को खिलाया जाना चाहिए? वो तो डेफिनेट आ जाना चाहिए, लेकिन ये जो दोस्ती यारी है इसका क्या करेंगे आप? वो कहेंगे कि जी ये बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग में सर उसने अभी तो आप कोई मिले ना मैच चेयरमैन पीसीबी जी से, आपने नहीं दिया मशवरा? नहीं, मैं मशवरा क्या देना है, वहाँ उनके कोचिज आर्थर बैठा हुआ है। वो मिकी आर्थर पहले तो डर्बी शहर से कोच करता रहा। ये नजम सेठी ने सबसे बड़ी तबाही की है जो आर्थर को रखा है। भाई एक आदमी टीम के साथ है ही नहीं और डर्बी में है, एक दिन पहले आया है तो उसको आप कोच बना रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि इस तरह के जो मजाक किए गए हैं
ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल सामने नज़र आया। जी जी बिल्कुल, ये सही बात कह रहे हैं, कोचेस का बहुत बड़ा फुकदान है। और दूसरी बात है, देखें आपके अपने कोचेस ऐसे होने चाहिए कि जो जो कर सकें, लेकिन वो रिजल्ट सर प्रोड्यूस वो ही नहीं मिकी कर रहे। अर्थर देखें, एक तो आपका रेगुलर नहीं है, डायरेक्टर है, कोचिंग स्टाफ का हेड है। दूसरा ये कि वो आपको ऑनलाइन से मुराद कि वो अवेलेबल भी हर वक्त नहीं है पूरा टाइम भी, ये डैमेजिंग पार्ट नहीं, है। लेकिन आपने जब एग्रीमेंट किया, आपने बात ही नहीं की उनके साथ, आपको पता नहीं था कि ये क्या करने लगे हैं। मजाक बिल्कुल बन गया, हमारी टीम तो बिल्कुल ही मजाक बन गई है ना। देखें ना, बाकी टीमों के पास बैटिंग कोच अलग है, फील्डिंग कोच अलग है, बॉलिंग कोचेज अलग हैं। इंग्लैंड के पास उनकी टेस्ट मैचेस के लिए ब्रेंडन मैकलन कोच हैं, और उनकी जो वनडे साइड है उसके लिए उनका विटोरी हैं कोच। तो ऐसी ऐसी इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी अच्छी अब आप टीमें देखें बना ना रहे न्यूजीलैंड को हैं, हम वो कर ही नहीं रहे। सकलैन को ऑन एंड ऑफ साथ रखते हैं वो कंसल्टेंट के तौर पर। सकलैन रहा है, उसके अलावा इंग्लैंड के लिए मुश्ताक रहा है कोच। पॉलिसी मेकिंग बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए विजन बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे दीगर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, टॉप नेशन, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इवन, कि जब वर्ल्ड कप ख़त्म होते हैं तो वो उसी टाइम से प्लान स्टार्ट कर देते हैं कि अब अगले 5 साल के लिए हमारा क्या प्लान है, कौन सी टीम होगी, कौन से 3 पूल्स होंगे, किसको कहाँ एडजस्ट ये जो करना है। आपने कहा है ना, ये एक बड़ा क्रक्स है जिस पे हम काफ़ी अरसे से बात करें। सरफराज साहब सर, हमारा तो 3 साल हो गए यही सारा स्क्वाड खेल रहा है ना, बेंच स्ट्रेंथ भी कोई नहीं हमने रखी, तो 3 साल से ये मामला हमारे साथ चल रहे हैं। और सिलेक्टर भी हम देखते हैं आते बदल जाते हैं, कोचेस भी बदल रहे हैं साथ साथ, मिसबा से लेकर वकार यूनुस और फिर अब तो मिकी अर्थर तक। अब कोचेस की भी एक लाइन है, भरमार है, मोहम्मद यूसुफ हो गया, सकलैन हो गया, पर वही बात कि लोग नहीं बदल रहे सर, स्क्वाड वही का वही, बेंच स्ट्रेंथ भी हमने पहले टेस्ट ही नहीं की कभी। देखें, हमारे पास बैकअप इन्होंने रखा ही नहीं। ये 2-3 साल से यही टीम को लेके फिर रहे हैं हर जगह पे। अगर कोई अनफिट होता है तो उसको भी साथ लेके फिरते हैं। तो इस तरह की जगह जो अभी 2-3 आपके फास्ट बॉलर इंजर्ड हुए हैं, उनका पता ही नहीं कि क्या पोजीशन है। तो उसके बाद नसीम शाह एक अलहदा इंजर्ड हो गया है। उससे पहले आप देखें, ये आप इंडिया का देखें, ड्राइवर उन्होंने रखा है, और जब से ड्राइवर आया उसने बैकअप बड़े तैयार किए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लें, वो 3-4 प्लेयर बाहर बैठ जाते थे जो वनडे सीरीज हुई है उनकी, ओडीआई, और दूसरे प्लेयर नौजवानों को उन्होंने खिलाया। इस तरह ये चांस देते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने, अब आप देखें कि जो उनका फास्ट बॉलर है सिराज, उसको किस तरह अच्छा डेवलप कर दिया है। तो हमारे फास्ट बॉलर बजाय डेवलप होने के तबाह हो गए। अब आप देखें मोहम्मद वसीम, पिछले एशिया कप में देखें जब वो खेला है, ऐसे लग रहा था कि ये क्लब स्टैंडर्ड का भी नहीं। इससे बेशुमार पाकिस्तान में अच्छे बॉलर क्लब स्टैंडर्ड के मिल जाएंगे। तो उसको फिर साथ लेके आप आ गए, उसकी परफॉर्मेंस है क्या। और उसके बाद आपने जो दूसरा एक बॉलर था ये जमान, उसको सब कह रहे थे जमान टीम में आएगा, उसको आपने रिजर्व में रख दिया। ये इन तमाम ने भी दोस्ती जारी है भी पाली में है ना। ये मैं कहूँगा कि सकलैन मुश्ताक का दामाद जो शादाब है, उसको वाइस कैप्टन बना दिया। बिग फेलियर था एशिया कप में। हालांकि अगर वाइस कैप्टन बनना भी था कोई, ऑस्ट्रेलिया ने तो कोई नहीं बनाया, इनको भी नहीं बनाना चाहिए था। अगर बनाना था तो आपके पास रिजवान था जो अच्छी और ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, और फ्यूचर का मेरा ख्याल है वो मुझे फ्यूचर का कैप्टन ही नजर आ रहा है। जी ओ सर, ये तो आपने बड़ी बात की। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, फिर आएंगे आप सरबज रात से और सरफराज साहब से। ये बात ज़रूर मैंने पूछनी है कि इस वक्त टीम जिस मोमेंटम से खेल रही है वो, और दूसरा कल का मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसमें क्या होता है। और हम ये जो दोस्ती यारी वाली बात सरफराज साहब कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हम इससे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, इससे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब कल है मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, और समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह से वर्ल्ड कप चल रहा है, वाइड ओपन हो चुकी है सारी चीज़ें। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ शबीर मौजूद हैं, अबू बकर साहब मौजूद हैं। सरफराज साहब, सर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड किसका पलड़ा ज़्यादा भारी देख रहे हैं? अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड में तो देखें, दोनों के पास अच्छे स्पिनर हैं। न्यूजीलैंड के पास भी लेफ्ट हाफ स्पिनर है और ऑफ स्पिनर भी हैं, और उसके बाद इन फॉर्म बैट्समैन भी हैं। जहाँ के आप अफगानिस्तान का देखें, उनके पास स्पिनर तो हैं
लेकिन इन फॉर्म जिस तरह न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं उतने कैलिबर के उनके बैट्समैन अभी तक देखने में नहीं आए। एक दो बैट्समैन हैं उनके ऊपर ही वो एतमाद करते हैं कि वो स्कोर करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड शुड बी परफॉर्म बेटर देन जो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने मैच जीता है इंग्लैंड के खिलाफ, तो इंग्लैंड की तो मिडल ऑर्डर बैटिंग भी नहीं है, ना उनके पास स्पिन है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो अफगानिस्तान को बेहतरी हुई है। इनकी स्पिन बॉलिंग जो है वो काफ़ी सुपीरियर थी इंग्लैंड से। जी हाँ जी काशिफ शबीर साहब, आप किसको देख रहे हैं? कह रहे हैं न्यूजीलैंड हर लिहाज से बेहतर है एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान, और उनके विलियमसन के आने के बाद मेरे ख्याल उनकी बैटिंग में बहुत यार हम इंग्लैंड के बारे में भी यही कह रहे थे। नहीं अबू बकर विलियमसन शायद दोबारा सॉरी अबू बकर, लेकिन जिस तरह का वर्ल्ड कप जा रहा है मुझे लगता है कल अफगानिस्तान ही मैच जीतेगा। ओए होए जी। विलियमसन की शायद सर्विसेज कल अवेलेबल ना हो न्यूजीलैंड को ड्यू टू सम इंजरी, तो वो वैसे भी उन्होंने वर्कलोड मैनेज किया हुआ है कि विलियमसन को कौन से मैच में खिलाना है। और जिस तरह अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस है और न्यूजीलैंड भी जिस तरह ऑल आउट जाती है, लेकिन कल अगर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ खेलती है अफगानिस्तान और दोबारा इस तरह का सिनारियो उन्हें मिल जाता है कि जहाँ पर उन्होंने उनके स्पिनर्स ने अपने किसी अच्छे टोटल को डिफेंड करना है, तो यू कुड हैव अ वेरी गुड मैच टुमारो एज वेल। अच्छा सरफराज साहब, सर एक चीज़ आपसे पूछनी है, हमें ऐसा हो क्या जाता है इंडिया के खिलाफ? आप कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, हमारी बड़ी से बड़ी टीम, बड़े से बड़े सुपरस्टार्स हर वर्ल्ड कप में खेले, हम उनसे नहीं जीत पाते। ओडीआई में शुक्र है कि हमने T20 में जीत लिया उनसे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने उन्हें बड़ा अच्छा हरा दिया, लेकिन ओडीआई अभी तक ये 8वां मैच हो गया। सर क्या देखते हैं सर, क्यों होता है ऐसे? देखें, आप मोहाली का मामला याद कर लें कि वहाँ पे जो पाकिस्तान मैच हारा है वो सारी दुनिया ने उसको कहा जुए की नज़र हुआ है, और उसके बाद आपके सामने शायद अफरीदी कैप्टन था, और मिसबा ये इतना स्लो खेले आखिर में, अगर तेज़ खेलते तो ये मैच जीत सकते थे, लेकिन वो मैच फिक्स था, हर जगह पे ये आया कि मैच फिक्स था, इसलिए ये मैच हारना था इन्होंने। उससे पहले भी मैच फिक्स होते रहे हैं इंडिया के खिलाफ। ये जो आप ओडीआई की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप और सारा ये आपके सामने हर चीज़ सामने है। वसीम अकरम भी आपके सामने है, वकास यूनुस भी आपके सामने है, और मलक कयूम की रिपोर्टें भी आपके सामने है। इंजमाम को फाइन है, मुश्ताक, ये कौन कौन बचा मुझे ये बताएं। तो ये सारा जुए की नज़र जो करते रहे हैं, बोर्ड इनके ऊपर लीनियट रहा है। अब फिर मैं कहूँगा कि चेयरमैन साहब ने जो ये 2 आदमी रखे हुए हैं, हफीज़ तो डिज़ाइन करके चला गया, बाकी मिसबा इसके ऊपर भी डाउट्स हैं, और उसके बाद ये चैनलों के ऊपर पहुंच जाते हैं। उसके पहले ये एशिया कप टीम जा रही थी तो देवर इन अमेरिका, वहाँ T20 या पता नहीं टीमें बना रहे थे। तो ये सारे लालची पैसे में चले गए हैं, इनको अब कोई परवाह नहीं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के मुतल्लक भी सोचना है या कुछ करना है। उसके बाद हफीज़ ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, उसके इस्तीफ़े की कोई असबाब सामने नज़र नहीं आए। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैंने हफीज़ को मैसेज भी किए हैं कि मुझे बताओ अंदर की बात क्या है, ताकि पता तो चले कि आप इस्तीफ़ा क्यों दे गए। तो उसके बाद चेयरमैन साहब इतने शरीफ आदमी हैं, उन्होंने इनके ऊपर ट्रस्ट किया है, ये उनको बिट्रे कर रहे हैं। मिसबा देखें टीवी के ऊपर कहता है जाके कोई किसी लिंक के ऊपर कि जी जो टीम सेलेक्ट हुई है इसमें मेरा तलक ही नहीं। भाई तुम 5-6 घंटे इंतजाम के साथ चेयरमैन के पास बैठ के टीमें बनाते रहे हो, अब कहते मुझे पता नहीं है। तो इस तरह के 2 नंबरी आदमी जो हैं, उसके बाद इंतजाम का देख लें, वो हेड कोच बन गया है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, जूनियर का भी सीनियर का भी, और उसने लाहौर की टीम ने अपने बेटे को डाल दिया। अब आप ये करें, क्या करेंगे आप। और उसके बाद मिसबा ने सिंध लीग हो रही है, उस सिंध में मिसबा ने अपने बेटे को डाल दिया। ये हाल है इनका। जी सरफराज साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी सख्त है ये मामला। आप तो काफ़ी अरसे से इस पर आवाज़ उठा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हम देखते रहते हैं इन चीज़ों को कि आप मुख्तलिफ हवालों से ये बात करते हैं, लेकिन सर क्या ये मामला हकीकी तौर पर इतने ही
गहराई में जाकर हैं या ये सिर्फ खबरें हैं, बातें हैं? देखें, इंदमाम की शादी के ऊपर एक मेहता है इंडिया का, रतन मेहता, उसने 10 लाख के प्रेजेंट भेजे थे इसकी शादी के ऊपर तोहफे। और भाई आपको और मुझे क्यों नहीं मिल जाते? और उसके बाद ये मतलब क्यूम ने जो फाइन किए हुए हैं उसको सामने रख लें। तो उसके बाद ये जो अपना अख्तर रसूल का बयान छपा था, बहुत बड़ा, जो हॉकी का कैप्टन रहा है, उसने कहा कि जब टीम वेस्ट गई है साउथ अफ्रीका, उसका बयान छपा है कि इंजमाम किसी मैच में भी 20 से ज़्यादा रन नहीं करेगा। 5 इनिंगें खेले, 20 से रन नहीं ज़्यादा हुए। फिर तो कीर जा साहब ने, उस वक्त चेयरमैन थे जनरल साहब, उसने पूछा तो कि ये क्या बात है? उसने कहा सब करते हैं। मैंने कहा लिया तो क्या? फिर 1 साल इसको टीम से बाहर निकाल दिया, फिर बाद में दोबारा आ गया। तो ये सारे जुआ खाने के लोग रखे हुए हैं। वो उसके बाद देख लें सॉरी, उसके बाद देख लें वकास यूनुस हर बार कोच आ जाता रहा है, नजम सेठी उसको साथ लेके फिरता रहा। नजम सेठी साहब का देखें अखबार में छपा था बकायदा कि जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था तो उस वक्त $2 लाख का जो उसको अपना ऑफर हुई थी उमर अकमल को, तो ये साहब जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, ये इंडिया में बुक मेकर के घर ठहरा हुआ था नजम सेठी। तो आप करेंगे क्या? कहाँ कहाँ इनको पकड़ेंगे, क्या करेंगे? तो उसके बाद फिर सजा काटने वाले लंदन में जेल काटने वाले, ओए उनको होए फिर होए नजम होए। सेठी ने टीम में ले लिया। इनको शर्म तो यहाँ है ही नहीं। अब सर, आप और मैं पाकिस्तान के लिए रोते रहेंगे, सही बात तो है सर। ये अपना काम करते रहेंगे जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लेजेंडरी सरफराज नवाज हमारे साथ मौजूद थे और मेरा ख्याल है बहुत बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत से लोग शायद नहीं जानते, तो उसके हवाले से बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर और अबू बकर। थैंक यू सो मच सर। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल सुबह 12:30 बजे होती है आपसे मुलाकात।